अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, खित्ते में जंग बंदी का नाजुक मरहला ख़त्म हुआ और अब ये खित्ता एक नए तनाव की तरफ बढ़ रहा है। कल नई दिल्ली में खुदकुश हमला हुआ, जिसके बाद वहां से पाकिस्तान मुखालिफ तुंद व तेज़ बयानात शुरू हो गए और आज इस्लामाबाद कचहरी के नज़दीक खुदकुश धमाके के नतीजे में 12 अफराद शहीद और 27 जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के हुक्मरान भी अफगानिस्तान और इंडिया के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. Pakistan has always advocated for peace. We firmly believe that peace and security form the foundation of the sustainable national and regional development. अफगानिस्तान की हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज और भारत की हिमायत याफ्ता फितना अल हिंदुस्तान इस तमाम कार्रवाई के पीछे हैं। इन सारे दहशत गर्दों को शिकस्त होगी। भारत और अफगानिस्तान को भी इसमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रॉक्सी वॉर कितनी देर चला लेंगे, ये आखिरी दमों पे मामलात हैं। बहुत जल्द इनका गला कमा होगा और ये शिकस्त जो है वो इन दहशत गर्दों का मुकद्दर होगा, जिनके पीछे अफगानिस्तान और भारत जो है वो उनकी पुष्पनाई कर रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान के ज़िली ग्रुप जमातुल अहरार ने इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खुदकुश बम धमाके की जिम्मेदारी अब कबूल कर ली है, जबकि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान ने इस हमले से लाताल्लुकी का इजहार किया है। नाज़रीन, याद रहे कि 2014 में इस्लामाबाद की F8 कचहरी पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी भी जमातुल अहरार ने कबूल की थी और क्वेटा में 2016 में वुकला पर होने वाले तबाहकुन हमले की जिम्मेदारी भी जमातुल अहरार ने कबूल की थी। तारीखी तौर पर भी अफगान तालिबान जब किसी शहर पर हमला करते थे तो सबसे पहले इस शहर की अदालतों को निशाना बनाते थे, जैसा कि उन्होंने 2015 में मज़ार शरीफ की अदालतों पर हमला किया था। और इसकी वजह यह है कि अदालतें मुल्क के कानून को नाफिज करती हैं, जबकि तालिबान इस कानून को गलत समझते हैं और अपनी तर्ज की शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में हमला ऐसे वक्त में हुआ नाजरीन जब पार्लियामान में आईनी तरमीम पर बहस हो रही थी और अपोजिशन का मौक़िफ़ है इस तरमीम से अदलिया कमज़ोर और एग्जीक्यूटिव के मातहत हो जाएगी। जो ईवान में तरमीम लाई जा रही है, ये तरमीम अगर प्रोसेस हो जाएगी और इस ईवान से ये अप्रूव होकर चली जाएगी, मैं समझता हूँ इसके साथ जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। इस बाखू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, अवाम नहीं मानते। दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? क्या करप्शन में आप पेश होकर के नहीं कह सकते कि मैं बेगुनाह हूं? क्या आप ये सिर्फ ले रहे हैं कानून का सामना कि मेरे पास जो मर्जियों में करूं, मैं कानून से बाला तरूं? नो मैटर हाउ हाई यू मे बी, द लॉ इज अबव यू। हम कोशिश करेंगे, हम इनको कानून के कटहरे में लाएंगे और इंशाल्लाह होके रहेगा। एक एलीट क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, एक और एलीट क्लास लेके आए जो कानून से भी बाला तर हो। हम अपने आप के लिए कानून बनाएं और अपने आप को कानून के मुहाफिज कहते हुए फिर अपने आप को इम्यूनिटी ले लें। हम अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे? ये सदर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के बारे में कह रहे थे बैरिस्टर गौहर। अब नाज़रीन, ये सवाल है कि क्या तहरीक इंसाफ इस तरमीम को अदालतों में चैलेंज करेगी और पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी सरहदें हॉट हैं। क्या ये खित्ता एक और जंग की लपेट में आ सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिजा मनसब साहिबा, वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर अली ज़फ़र साहब सीनियर वकील हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ, ये जो स्टेटमेंट्स दी हैं आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने, क्या हम समझे कि जो एक सीज़ फायर था अफ़गानिस्तान के साथ वो अब ख़त्म हो चला है और हम कोई जवाबी कार्रवाई का इस वक्त जो है वो तैयारी कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुनीज़े। देखें, सबसे पहले तो ये जो वाक़यात हुए हैं बहुत ही अफसोसनाक। वाना में जो एक हमला हुआ, दहशत गर्दों ने हमला किया और खुदा न खास्ता ये इसकी प्लानिंग वही थी कि एक दूसरा APS हो,
लेकिन हमारी अफवाज ने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को मैनेज किया है, उनको उनके ऊपर काबू, बिल्कुल हॉस्टेज सिचुएशन करने की कोशिश थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तमाम लोग, तमाम बच्चे जो हैं, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो सेफ़ हैं। तो ये हमला और उसके बाद जैसे आपने बताया कि इस्लामाबाद के ऊपर हमला, तो इट्स वेरी क्लियर कि जो हिंदुस्तान का एक अखंड भारत का मंसूबा है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बयानात दिए हैं आफ्टर दिस ऑपरेशन जिसमें उनको बहुत बुरे तरीके से मात हुई कि हम ये ऑपरेशन को सिर्फ पॉज कर रहे हैं, हम इसको ख़त्म नहीं कर रहे। और उन्होंने अफ़गानिस्तान की सॉइल को यूज़ किए, बहुत सारे मुज़ाकरात आपने देखा कि किए हैं, हमने कोशिश की, हमारे दोस्त ममालिक ने, तुर्की ने और कतर ने भी कोशिश की, लेकिन किसी भी जगह पे वो नहीं आए, किसी भी बात पे नहीं आए। द ओनली थिंग जो हम कह रहे थे कि या तो आप खुद इन लोगों से निपटे या फिर हमें निपटने थे, या हमारे साथ ताउन करें कि हम उनके साथ निपट सकें, और ये चीज़ें हमें राइटिंग में चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो सका। अब आप देखें कि हमने कितने सालों से रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, बहुत साल हो गए हैं कि हम अफ़गानिस्तान को अपना भाई, अपना बरादर मुल्क, जो कि हम अभी भी कहते हैं, तो अब अगर हम अपने मुल्क को, अपनी आवाम को, अपने सिविलियंस को हम इस चीज़ का निशाना और बनने नहीं दे सकते। ऑल राइट, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपकी जानिब जो बात डॉक्टर साहिबा ने कही है कि जी हम अब अपने लोगों को जो है ईंधन की तरह इस्तेमाल नहीं होने देंगे, सवाल ये है कि आज बड़ी वेरी वेरी क्विकली हमने जो है हिंदुस्तान का नाम ले लिया। हम इतराज़ करते थे हिंदुस्तान के ऊपर कि जी वो फ़ौरन जो है पाकिस्तान का नाम ले लेते थे, मगर आज हमने ले लिया। आप चूँकि इंटीरियर के मामलात संभाल चुके हैं, हमारे पास कोई पुख्ता शवाहिद हैं कि हिंदुस्तान ही ये टीटीपी के ज़रिए धमाके करा रहा है पाकिस्तान के अंदर? देखें, जो मेरी बहन ने बात की है बिल्कुल ठीक बात की है। वजह ये है कि किसको नहीं पता कि इंडिया इज यूजिंग देम एज प्रॉक्सीज, फितनल ख्वारिज, फितनल हिंदुस्तान, और इसके बाद इवन अफगान तालिबान रजीब को, अभी जब हम वहाँ गए हुए थे, मुत्तकी फॉरेन मिनिस्टर गए थे, तो वहीं होते हुए पाकिस्तान की पोस्टों पे अटैक हो गया। उसके बाद वहां से आपने देखा कि किसी किसी खारजी और तश्कीलों ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, पोस्टों के ऊपर। देन वी टुक रिवेंज, 22 पोस्टों पे कब्जा कर लिया, इनके हमने टैंक तबाह किए, इनके पेटके में हमने कुल बहादुर के पोस्टों पर हमने अटैक किया, पोजीशन पर उनको उनके 60-70 खारजी मार दिए। एवरीबडी नोज के इंडिया इज स्पॉन्सरिंग ऑल देम, इसलिए हमें कोई डाउट नहीं इसके बारे में। बट इंडिया ने देखे पहलगाम में भी कोई, हमने कहा इन्वेस्टिगेशन करो, इंक्वायरी करो, प्लीज गिव अस प्रूफ, वी विल सॉर्ट। राइट, मेरा ख्याल है कि वो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने इसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं की। हम कोशिश करेंगे कि आपसे रब्ता फिर से बहाल हो जाए। सेनेटर अली ज़फ़र साहब, बड़ा अहम मामला आपके सामने है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर भी हैं, मामलात को समझते हैं। अब जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तश्कील होने जा रहे हैं, 27वीं आइनी तरमीम अगर आप इन्हीं अदालतों के अंदर लेके जाएंगे, तो अब सबसे पहले तो आपसे ये बड़ा सवाल है कि क्या पीटीआई 27वीं आइनी तरमीम को चैलेंज करेगी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ के नहीं? जी देखें, जहाँ तक आपने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा, इसका मैं पहले जवाब दे देता हूँ, फिर हम टेररिज्म की बात करते हैं। ये आईनी बेंच जो है बनाया जा रहा है 27वीं तरमीम के तहत। जी 27वीं तरमीम के मुताबिक अगर कोई आईनी मामला है, यानी कि अगर इसको चैलेंज करेंगे हम आइन को, 27वीं तरमीम में जो अमेंडमेंट हुई उसको, तो टेक्निकली उसने आईनी बेंच के पास ही जाना है, उस पिटिशन ने। आईनी बेंच ही, तो बड़ा तंग रास्ता है कि आप उसी अदालत के सामने जो बनी है, आप उसके सामने जाके बहस करें कि आपको जो बनाया गया है जिस कानून के तहत, जिस आइन के तहत, वो आइन आप कह दें कि कलअदम है या आइन के खिलाफ है या आइन के खिलाफ है, उसको खत्म कर दें, उसका मतलब ये होगा कि वो आईनी बेंच अपने आप को खत्म करेगा। इसलिए बड़ा मुश्किल है कि आप जज भी हों और जूरी भी हों और आप फैसला भी अपने खिलाफ या फेवर में करें, लेकिन बाद कोई चॉइस हमारे पास नहीं होगी और हमें मजबूरन अगर चैलेंज हम करेंगे तो उधर ही जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है आईनी अदालत जो बनेगी इसके तहत, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो वफाक में सुप्रीम आईनी अदालत बनेगी या आप सूबे में जाएंगे? सूबे में तो जा सकते हैं हम, रेट पिटिशन भी कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आना उसने आईनी बेंच के पास ही है पिटिशन ने। तो इसलिए आप चाहे नीचे से ऊपर जाएं या सीधा उधर जाएं,
सवाल यही पैदा होता है कि वो आईनी बेंच ने अपने खिलाफ फैसला करना है, वो कर सकेगी कि नहीं, और उसका जो पहले तकरीबन वाजे है कि बहुत मुश्किल। लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा जरूरी ये है कि अब अवाम की अदालत फैसला करे। शायद वक्ती तौर पे तो फायदा हो जाए हुकूमत को ये आईनी अदालत बनाने का, लेकिन आपने देखा कि सेनेट में कम से कम ये चोरी से बना, ये जो वोटिंग थी 62 वोट्स उनके थे, 2 वोट्स उनको चोरी से लेके डालने पड़े और फिर उनका मेजॉरिटी बनी, सुपर मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी। जी वही बात अब अली जफर साहब आपसे पूछनी थी, चूंकि हम वहीं पे थे जब वोटिंग हो रही थी। सैफुल्लाह अब्रो साहब ने फिर अपना इस्तीफा भी दे दिया, तो आप लोगों को वहाँ पे बेंचेस पे जो जितने भी रिपोर्टर्स बैठे थे उनको मालूम था कि सैफुल्लाह अब्रो साहब जो है पीटीआई से वो अलग हो जाएंगे, फिर अहमद खान साहब जेयूआईफे से वो वोट हक में नहीं देंगे। तो अगर वहाँ के रिपोर्टर्स को पता था तो आप लोगों की पार्टी ये चीज़ें पहले से मैनेज क्यों नहीं कर पाती कि जो आपके डिसेंटर्स हैं आप कम से कम उनको कन्विंस करने की कोशिश तो करें कि वो डिफेक्ट ना करें। इंसान की दिमाग में या दिल में क्या नीयत है उसको तो कोई जज नहीं कर सकता। हमारे पास एक चॉइस जरूर थी, लेकिन वो चॉइस ऐसी है कि मैं एक कानूनदान होने की हैसियत से बिल्कुल उस चॉइस को नहीं मानता, ना मैं कभी उस पर एक्ट करूंगा जी। और वो ये थी वो उठा के हम कमरे में बंद कर देते और उनको जबरदस्ती रोकते ना करें, लेकिन ये गैर कानूनी हरकत होती। वो एक उनकी मर्जी है, उनको रोका नहीं जा सकता, ना हम उनको पकड़ के बंद कर सकते हैं कि वो जाए, ना हम उनको कोई ऐसा ऑफर दे सकते हैं, वो भी होता कि हम उनको कोई ऐसा ऑफर देते कि आप पैसे ले लें या आप कोई फेवर ले लें और ना करें वोट। तो ये बात ऐसी होती है जहां एक इंसान का ज़मीर है और वो अगर एक पार्टी की तरफ से आए हैं तो उनको नहीं चाहिए था कि वो वोट्स अगेंस्ट करें। मेरा जो काम था मैंने कर दिया था कि एक आर्टिकल 63A के तहत मैंने उनको हमने एक पार्लियामेंट्री लीडर की हैसियत से मैंने सबको आगाह कर दिया था कि आपने वोट नहीं करना 27वीं आईनी तरमीम के फेवर में। अब अगर उन्होंने कर दिया है तो कानून ये कहता है कि उनको ना अहल किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर करूंगा जी, और वो है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एक जजमेंट दे दी थी जिसने मेरी नजर 26वीं और 27वीं तरमीम के दरवाजे खोले, और वो ये थी कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि अगर आप वोट देते हैं अपने पार्लियामेंट्री लीडर की हिदायत के खिलाफ तो आप ना नाअहल होंगे बल्कि आपका वोट भी नहीं काउंट होगा, यानी उसको गिना नहीं जाएगा। जस्टिस काजी फायज ईसा के बेंच ने वो जजमेंट को रिवर्स कर दिया था और कहा था कि आपका वोट बिल्कुल काउंट होगा, उसको गिना जाएगा, और यही हुआ। आप देखें अगर वो पहली सुप्रीम जजमेंट होती तो ये दोनों वोट काउंट ना करते और ये 27वीं तरमीम आ ही नहीं सकती थी। अब वो वोट काउंट हुए और वोट काउंट होने की वजह से ये आईनी तरमीम आई जी। तो मेरा ख्याल है इसमें जी और आपने दुरुस्त कहा, बाय द स्किन ऑफ द टीथ इन्होंने ये आईनी तरमीम कम से कम सेनेट के अंदर पास की है। मगर ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सॉरी आपका वो कट किया था, आवाज़ कट गई थी, तो आप अगर अपने बात जुमला कंप्लीट कर लें। सवाल ये उठता है कि हमने एज अ नी जर्क रिएक्शन आज जो धमाके हुए हैं और अली साहब के जो कॉलीग्स हैं वही बेचारे फिर से हमने देखा उनको निशाना बनते हुए, तो हमने एकदम ये कह दिया कि जी ये फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान है। हमें क्या वेट नहीं करना चाहिए था, एविडेंस कलेक्ट नहीं करनी चाहिए थी? देखें, सारे हमारे पास प्रूफ है। इंडिया इज डूइंग यूजिंग प्रॉक्सीज ऑफ फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान। अफगान तालिबान रजीम को मुत्तकी मांग गए हुए थे, वहां जाके बैठकर उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक करा दिए पोस्टों पर, फिर हमने बदला लिया, 22 पोस्टें इनकी कैप्चर कर ली। उसके बाद हमने इनको जो पैतकिया में इनके गुल बहादुर के इलाके में हमने जाके मारा, इनके 60-70 ख्वारजी मारे, फिर उन्होंने सफेद झंडे खड़े कर दिए। हु डजंट नो कि ये इंडिया स्पॉन्सर कर रहे हैं इनको सबको, ये देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हमें तो कोई शक ही नहीं है कि तमाम, और इंडिया ओपनली कर रहा है। इसने क्यों वहां बुलाया हुआ था और वो खुल्लम खुला कह रहे कि मैं बलूचिस्तान में भी सपोर्ट करता हूँ। इसलिए अलबत्ता इंडिया ने ये गैस के धमाके को जो गाड़ी में हुआ
उसको इतना बड़ा इशू बना के पाकिस्तान को इंक्वायरी के बगैर कर दिया। जी ब्रिगेडियर साहब, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हम किस तरफ जा रहे हैं? आपको लग रहा है कि हम फिर से जंग की तरफ जा रहे हैं, जंग की बादल छा रहे हैं? और इस बार अगर ऐसा हुआ तो क्या एक हॉस्टाइल बॉर्डर है वेस्ट की तरफ, और फिर अगर वहां से कोई पेशरफ्त हुई तो इट वोंट बी प्लेजेंट ऑब्वियसली। देखिए, पाकिस्तान ने इसीलिए बार बार ये बात की है कि हमने पीस के लिए गए, 2-3 वहां पर नेगोशिएशन हुई है, सेशन हुए हैं, हर दफा हमने उनकी बात को एक्सेप्ट किया जो उन्होंने रिक्वेस्ट की हमारे मीडिएटर से। राइट, जब उन्होंने सफेद झंडे खड़े किए हमने उसको भी सीज पर किया। हम तो चाहते हैं पीसफुल, हम अफगान अवाम को तकलीफ नहीं देना चाहते। वी डोंट वांट कि हम तो चाहते हैं बेस्ट तरीके से अच्छे रखे हमारे बॉर्डर्स परमानेंट है हमारे इस्लामी, इसलिए तो इसलिए हमारी। लेकिन अगर आपके हमारे वाना में जाके कैडेट के कॉलेज के बच्चों के ऊपर, स्कूल के बच्चों को अटैक हो जाएगा, वी टेक इट एज अटैक ऑन पाकिस्तान, जैसे भी APS के बच्चों पे हुआ था, देन वी विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग। पाकिस्तान की आवाम की सेफ्टी सिक्योरिटी और पाकिस्तान टेरिटोरियल बाउंड्री की सिक्योरिटी इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट और सिक्योरिटी। आप ये कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे अफगान सॉइल के ऊपर, अफगान सरजमीन के ऊपर? हम ये जो वहां पर कम्युनिकेशन में थे हैंडलर्स अफगानिस्तान में, इनके साथ जो इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, जो प्लान कर रहे थे, वी मस्ट गो आफ्टर देम, वी मस्ट किल देम, वी गिव देम अ लेसन कि आइंदा कभी इस तरह की वहां से हरकत ना हो, वी शुड डू इट। और ये लैंग्वेज समझते हैं। ऑलराइट, वेल इधर हमें एक छोटा सा वक्फा लेना पड़ेगा। जो कशीदगी है वो तो बढ़ती चली जा रही है, और आपने ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब की बात सुनी, दिफाई तज्जियाकार हैं, वो कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान से मामलात हैंडल हो रहे थे तो हमें वहाँ पे जवाबी कार्रवाई का हक है। नाजरीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर वापस 27वीं आईनी तरमीम की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ड्यू प्रोसेस, राइट टू फेयर ट्रायल, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर हैं। बहुत सी चीज़ें अभी भी अनक्लियर हैं, उसके ऊपर भी बात करना है वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली के अंदर आज पेश हो गई थी और इसके ऊपर बहस हो रही थी, जबकि अदालत के अंदर एक धमाका हुआ जिसके नतीजे में कुछ लोग जाँ बहक भी हुए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं। बल्कि ये अदालतों के ऊपर ही हमने देखा है कि जमातुल अहरार माजी में भी हमला करती रही है। डॉक्टर साहिबा, जो अली ज़फ़र साहब बात ब्रेक से पहले कर रहे थे, वो ये कहते हैं हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम इसको अदालतों के अंदर चैलेंज करेंगे। एक चीज़ आप क्लियर कर दें, जो आर्टिकल 202A है उसके तहत अब क्या आप अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हर सूबे में बनाएंगे या हाई कोर्ट बेंचेस बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाएगी? हाउ विल दिस हैपन? देखिए, पहले तो इनकी बात का मैं ये जवाब दे दूं, ये जो कह रहे हैं हम इसको चैलेंज करेंगे, द पॉइंट इज़ कि जब इन्होंने अपने आप को सिस्टम का हिस्सा ही नहीं रहने दिया, हमारे मुल्क में जब भी कोई मुश्किलात आई हैं, हमारी सिक्योरिटी सिचुएशंस ऐसी हुई हैं, हमने बार बार इनको कहा है कि आप आएँ, आके तो आप हमारे साथ बैठें, इन्होंने हमेशा कहा नहीं। अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर जो नए बने उनको प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी कि आएँ और हमारे साथ बैठें, इन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं बैठना, हमारी सिर्फ मुलाकात होगी तो हम कुछ करेंगे। सो एक ही चीज़ के ऊपर ये रहे और करा दें, इसमें क्या कोई नाजायज़ बात तो नहीं? नहीं, मुलाकात नाजायज़ बात नहीं है, बट क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर एक चीफ मिनिस्टर का बैठ के बात करना ज़्यादा अहम है या एक मुलाकात तो हो ही जाएगी ना, आज नहीं तो कल हो जाएगी। द पॉइंट इज़ इन्होंने अपने आप को सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बना। आज भी ये जहां पे इनके पास गुंजाइश थी, ये कमिटीज में आके बैठते, अपना व्यू पॉइंट देते। क्या पूरी आईनी तरमीम को इन्होंने एक उसके अंदर कर दिया कि नहीं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी शिक इनको ठीक नहीं लगी? क्या इनको ये भी नहीं ठीक लगा कि अगर हम एक कोऑर्डिनेशन पैदा करना चाह रहे हैं अगर हमारे डिफेंस के अंदर, और आप देख रहे हैं कि डिफेंस की सिचुएशन क्या है, अभी भी वही सिचुएशन है, इट्स नॉट अ यूजुअल सिचुएशन, इट्स एन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, क्या वो भी इनको कबूल नहीं है? उसके अंदर इनको क्या इतराज़ात है? वही आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो देते। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल है वो बड़ा अपनी जगह है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाएंगे प्रोविंसेस में कि सेपरेट कोर्ट्स होंगे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंचेस हमने अभी पहले कहा था कि बने, वो सवाए सिंध के और किसी ने नहीं बनाए। हाँ। और उसकी वजह ये थी कि वो एक्सेप्टेंस या वो नहीं आ सकी। एवरीबडी सेड कि ये तो हम क्योंकि उस वक्त भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही बनाना चाह रहे थे, लेकिन तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। अली ज़फ़र साहब, जो डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा ने कहा कि आप लोगों ने कभी प्रोसेस का अपने आप को हिस्सा बनाने नहीं दिया, अब मुझे अच्छी तरह याद है
कि आप चूंकि एक सीनियर कानूनदान है, आपने एक वक्त ये भी कहा था कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हम चाहते हैं कि बन जाए। उसके अंदर आपकी पार्टी का जाहिर है कुछ और व्यू होगा, मगर आपका व्यू तो एक टाइम पे यही था। जी, जहाँ पहले जरा एक जवाब दे दूं मैं इसका कि हम पार्टिसिपेट नहीं करते। हम पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर रहे कि आप जिस जल्दबाजी से और जिस तरह बुलडोज करना चाह रहे हैं एक आईनी तरमीम, उसका हम हिस्सा किस तरह बन सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने एक बड़ा अच्छा ऑफर दिया था सेनेट में। मैंने कहा था कि आप सेनेट को कमिटी एज अ होल बना लें। जी बिल्कुल, हमारे रूल में एक इजाजत है, अहम बात हो तो फिर पूरी कमिटी, एक सेनेट पूरी एक कमेटी बन सकती है। मैंने कहा था उस जगह पे आके आप डिबेट कर लें और वहां हम आपको बताएंगे कि क्या हम क्यों मुखालफत कर रहे हैं इस पर्टिकुलर आईनी तरमीम की। तो ये बात कहना कि हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते वो अलग है, लेकिन इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसके अंदर इनकी मेजॉरिटी थी और इन्होंने वो मेजॉरिटी में अपनी बुलडोज करनी ही करनी थी ये तरमीम, बिकॉज नजर आ रहा था। इन्होंने तो 2 लोग आके ले आए, इनको इतनी जरूरत थी समहाउ इस अमेंडमेंट की। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये अमेंडमेंट ला रहे थे तो उसकी वजह जो बयान कर रहे थे सारे, वो ये थी कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है कोर्ट में। तो अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो 2% पेंडेंसी है पूरी। अगर आप पाकिस्तान की पेंडेंसी देखें केसेस की तो 2% सुप्रीम कोर्ट की है, यानी कि 90% पेंडेंसी जहां है उसको तो इन्होंने नहीं छुआ। लोअर कोर्ट्स 98% हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स। और जो सुप्रीम कोर्ट था जहां सिर्फ 2% पेंडेंसी है, वो उसको उन्होंने कहा जी हम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए कर रहे हैं। तो जो ये कह रहा है कि हम इस वजह से कर रहे हैं कि ये पेंडेंसी है और हम पेंडेंसी करना चाहते हैं, वो फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। मगर सर व्हाट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? असूलन तौर पे तो आप उसके हमायत में थे। जी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आप चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल, मेरी अपनी जाती राय है कि आप चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको कहें, चाहे सुप्रीम कोर्ट कहें, चाहे कोई और चीज कहें, जरूरी ये होता है एक अदालत को आजाद होने के लिए कि उसकी अपॉइंटमेंट से ऐसा हो कि वो ट्रांसपेरेंट भी हो और उसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ना हो। यानी कि अगर कोई अदालत बन रही है तो उसको आजाद होने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। एक कि उसका अपॉइंटमेंट में हुकूमत का ताल्लुक ना हो और उसको हटाने में या ट्रांसफर एंड पोस्टिंग में हुकूमत का ताल्लुक ना हो। अगर आप अपॉइंटमेंट हुकूमत कंट्रोल करेगी, अपॉइंटमेंट अपनी मर्जी के लोग लगाएगी, और अगर ट्रांसफर पोस्टिंग भी अपनी मर्जी से करेगी और फिर हटाया भी जा सकता है अगर वो ट्रांसफर और पोस्टिंग ना करें, तो फिर वो अदालत आजाद नहीं रहेगी। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कह दें, आप उसको जो मर्जी कह दें, उससे इतना मेजर मेरे लिए पर्सनली इशू नहीं है। वो तो नाम की बात है। मेन चीज ये है अदालत की बिल्डिंग में जो जज बैठे हैं, क्या वो पॉइंट साफ शफाफ होगी, क्या वो आजाद होंगे, क्या उनकी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पे कोई किसी किस्म की सुपरविजन नहीं होगी, वरना वो सिविल सर्वेंट्स होंगे। ये आपने बहुत अहम बात की है कि जजेस नहीं होंगे, वो सिविल सर्वेंट्स होंगे। इस पे मैं बात आगे बढ़ाऊंगी, मगर इससे पहले ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब, असल में ये अदालतों का मामला तो ये डिबेट कर सकते थे, हमारे सियासतदान इस पे बैठ सकते थे, जिस तरह अली जफर साहब ने कहा कि वक्त हो सकता था, मगर हमें बार बार ये बताया जाता था कि जी वक्त नहीं है, जो भी होना है नवंबर के महीने में होना है। अब इस नवंबर के महीने में ऐसा क्या है? नवंबर के आखिर में ये बताया जाता है कि जी ओरिजिनल डेट थी रिटायरमेंट की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो अब इसी वजह से नवंबर के अंदर ये मामला होना था। इसकी हमें कुछ बताएं, इसके खदो खाल समझाएं कि क्यों नवंबर में होना ये ज़रूरी था। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है, ये तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर जो है वो तो 5 साल का हो चुका हुआ है। जो रिटायर, अली जफर साहब को ज्यादा पता होगा, माशाल्लाह बड़े अच्छे सीनियर लॉयर्स हैं, कि ये जो सर्विसेज चीफ के 5 साल का टेन्योर हो गया हुआ है, उस पर ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे सर आपकी नजरिए में अब जो आर्मी चीफ है वो रिटायर कब करेंगे? ही विल रिटायर जब 5 साल पूरे होंगे, ही विल ऑटोमेटिकली रिटायर। सो वो कब होंगे? नवंबर 2027 में। अच्छा। और उसके बाद डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट अगर एक्सटेंशन नहीं देती है, देन ही स्टैंड्स रिटायर्ड, और एज ए फील्ड मार्शल वो एक उनका एजाजी रैंक है जो उनके साथ रहेगा। अदरवाइज देन न्यू चीफ आर्मी स्टाफ विल कम। वो रॉन्ग परसेप्शन चल रही है मेरे ख्याल में, आई डोंट नो व्हाई इट इज कमिंग,
ये नहीं कि लाइफ टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल रहेंगे। अच्छा। वो अपने टेन्योर पूरा करेंगे, उसके बाद यस अगर हुकूमत एक्सटेंशन चाहती है नहीं चाहती, आई हैव नो आइडिया उसमें क्या एनवायरमेंट्स होती हैं, दैट्स अ डिफरेंट गेम। बट अदरवाइज 27 नवंबर 2027 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल ने का मेरे ख्याल में नाकस टाइम में उनका टेन्योर पूरा हो जाए। अच्छा, ये आपने बड़ी क्लियरली बात बता दी। इसके ऊपर एक नाज़रीन वक्फा लेते हैं, मगर जो अहम बात अली ज़फ़र साहब ने भी की है कि जी जजेस अगर सिविल सर्वेंट्स हो गए तो फिर वो किस तरीके से अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रखेंगे और इस इंडिपेंडेंस के ज़रिए जो है वो कैसे आपको साफ़ और शफाफ फैसले करके देंगे और आप तक इंसाफ की रसाई कितनी और मुश्किल हो जाएगी, कितनी आसान होगी, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर शजरा मनसिब साहिबा, जो अली ज़फ़र साहब ने पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि देखिए जी अपॉइंटमेंट जो होगी और ट्रांसफ़र होगी जजेस की वो अब एग्जीक्यूटिव करेगा और एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस जुडिशल कमीशन करेगा। उधर एग्जीक्यूटिव का भार ज़्यादा होगा, टिल्ट ज़्यादा होगा। तो जब एग्जीक्यूटिव ही करेगा तो फिर और इन सर्टन केसेस एग्जेक्टिव ही पार्टी होगा टू द केस, लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशनल केस है तो जाहिर है ज़्यादातर रियासत के खिलाफ ही होता है, तो रियासत पार्टी होगी। तो तब जाहिर है कि झुकाव जो जजेस का होगा वो रियासत की तरफ ही होगा जिसने उनको अपॉइंट किया है। अगर वो कोई गलत फैसला कर ले खुदा ना खास्ता तो उनको फिर भेज दिया जाएगा तुर्बत या बलूचिस्तान के किसी फाफलांग एरिया में किसी पंजाबी जज को, तो वो फिर मर्जी के आपके फैसले करेंगे। देखिए दो चीज़ें इसमें, पहली तो बात ये है कि द सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है, हमारी हिस्ट्री अगर पाकिस्तान की आप देख लें, जुडिशरी की रीसेंट हिस्ट्री ही आप देख लें तो उसमें क्या क्या नहीं होता रहा। जुडिशल एक्टिविज़म, हमारी जुडिशल ओवररीच, आइन को रीराइट करना, ये सब अपनी तरफ से वो जजेस करते रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट थे। साकिब निसार साहब को आप देख लें, कई वो जजेस जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जजमेंट्स दी और बाद में आके कहा कि हमने तो प्रेशर के अंदर आके जजमेंट्स दी। कई वो जजेस जो कहा करते थे गुड टू सी यू, या कहा करते थे कि सारा दिन जो है हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके आने का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रही हैं, जाके सो मोटो लेके तो टमाटरों की जो कीमतें हैं वो जजेस जाके करते रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें होती रही हैं। नंबर वन ये कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जिसको हम कहते हैं उसके अंदर रिफॉर्म्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सेकेंडली वाज दिस रिफॉर्म करेक्ट कि आप एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल ज़्यादा? सेकेंडली आई थिंक अगर आप कॉम्पोजिशन देखें कमीशन की तो उसमें ये चीज़ के ये हुकूमत की तरफ टिल्ट करेंगे या हुकूमत का फैसला होगा, ऐसा नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, हाई सीनियर जजेस होंगे, उनको कौन अपॉइंट करेगा? इनके अपने वो होंगे जो हैं जो इनके मेंबर्स हैं वो होंगे, ऑपोजिशन के 2 मेंबर्स होंगे, बार के मेंबर्स होंगे, एक इंडिपेंडेंट सिविल मेंबर होगा। तो ये सारे लोग अगर हम कह रहे हैं, फिर उस कोर्ट के जिसने करना है ट्रांसफ़र और जिसका नहीं आना उनके 2 होंगे। ये सारे लोग अगर मिल के एक फ़ैसला कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का प्रेशर होगा या सिर्फ गवर्नमेंट की चीज़। लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर। मगर एक बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि अब बाज़गश्त शुरू हो गई है 28वीं आईनी तरमीम की, तो जो कुछ आप 27वीं में नहीं कर सके चूँकि डेडलाइन थी, मुझे पता है ब्रिगेडियर साहब जो मर्जी कहें, थी नवंबर की डेडलाइन, तो वो आपने निकाल दी है। अब इसके बाद पॉपुलेशन और एजुकेशन जिसकी बात की जा रही थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसके हवाले से ट्वीट कर चुके हैं, उसको आप वफाक का हिस्सा फिर से बनाने जा रहे हैं। देखें, एक तो ये बात है कि नवंबर की डेडलाइन आई डोंट नो कि किस वजह से थी या क्या है, ये बात ज़रूर होती है मगर कोई ऐसी बात नहीं थी। और आईनी तरमीम आनी थी, जब इन पार्टीज़ ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे पास नंबर्स पूरे थे तो हम ले आए। 28वीं तरमीम की जहाँ तक बात है, ज़रूर इस बारे में बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि हाँ 28वीं तरमीम भी आएगी, बट ऑन ग्राउंड एज सच उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ, या हम कहें कि उसकी ऑलरेडी डिसीजन मेकिंग शुरू हो गई है या उसके ऊपर शुरू हो गई है, हमने कोई मुशावरत शुरू कर दी है। बट अगर ऐसा होगा तो फिर ऑब्वियसली अगेन हम अपनी इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड रख के ही करेंगे, उनके बगैर तो हम कर भी नहीं सकते, नंबर्स ही नहीं हमारे पूरे होंगे। जी, मगर मुसवदा जो होता है वो आप शेयर नहीं करते, ये एक शिकायत रहती है हुक्मरान जमात से। अली ज़फ़र साहब, डॉक्टर शजरा साहिबा एक बात जो कह रही हैं उसमें दम तो है, वो कहती हैं कि जितने भी आपके फ़ैसले हुए हैं वो कोई अच्छे फ़ैसले तो नहीं हुए हैं
और अदलिया का कोई एक अच्छी हिस्ट्री तो नहीं रही पाकिस्तान के अंदर। ये तो आबिद हसन मंटो साहब भी कहते हैं, जो लीगल एक्सपर्ट हैं, वो बड़े परेशान हुए जब मैंने उनको कहा कि जी अदलिया ने ये कर दिया, तो उनका जी अदलिया ने तो पाकिस्तान में कभी कोई अच्छे फैसले किए ही नहीं। ये अगर आप तारीख देखें तो फिर तो आपकी बात दुरुस्त है। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो बड़े गलत हैं और जिन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया, और बहुत सारे फैसले बहुत दुरुस्त भी हैं। आपकी अपनी वालदा का एक फैसला था जब वो काफ़ी यंग थी, जो फेमस केस है हमारा आसमा जिलानी का, जिसके अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी किसी किस्म की जो आमरीत है नहीं एक्सेप्टेबल आइन के तहत, और अगर कोई भी आइन को तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो गद्दार है और उसको हम कोर्ट्स को नहीं मानना। तो जजमेंट्स अच्छी भी आई, लेकिन वक्त आने पे बुरी भी आई। जब वक्त की जरूरत थी तब नुसरत भुट्टो केस आ गया, और उसके बाद मुशर्रफ साहब का जब मार्शल लॉ लगा उसका भी केस उन्होंने। मगर आपको नहीं लगता कि अदलिया ने अपनी ही साख कमजोर की जब इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट किया? जी देखिए, वो जिसका मैंने कहा कि वो तो है अपनी जगह, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप अदलिया को कहेंगे ठीक है अब आप खत्म हो जाएं और हम एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच बना लेंगे, क्योंकि आइन में 3 ब्रांच हमारी स्टेट की, 3 हिस्से हैं, 3 पिलर्स हैं, 3 सतून हैं, और वो है एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, पार्लियामेंट अपना काम करे और अदलिया अपना काम करे। तो जब भी एक दूसरे की आप डोमेन में जाते हैं, एक दूसरे की जुरिस्डिक्शन में मुदाखलत करते हैं, तो फिर नुकसान तो होगा। इस वक्त पार्लियामेंट ने जो आइन पास किया है उसमें अदलिया, सुप्रीम कोर्ट को तो खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को तो आपने बना दिया ना एक सीनियर सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज। जी जी वो तो सिर्फ अपीलेट फैसले करेंगे। आईनी अदालत बनाई, वहां आपने अपने लोग लगा देने हैं अपने कंट्रोल से। तो फिर जिसा आपने कहा ज्यादातर केसेस तो हुकूमत के खिलाफ होते हैं आईनी, तो हुकूमत अपने ही लगाए हुए फिर जजेस से अपने फैसले लेगी, तो तमाम कहाँ जाएगी? ये इशू है जो मेरा ख्याल है कि हम वो रेज कर रहे हैं। बाकी तो अमेंडमेंट्स हो सकती हैं आइन में अमेंडमेंट करने की मुशावरत करके कंसेंसस से अमेंडमेंट होनी चाहिए। कुछ हैं चीजें जो अमेंड करने की जरूरत है, और जिस तरह जिंदगी बढ़ती है उस तरह आपको अमेंडमेंट भी करनी पड़ती है, उसकी नई दृष्टि होनी पड़ती है। ये तो नहीं कि आप एक पेन में